नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष प्रताप सिंह जजेस डेस्टिनेशन टीम से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो कि माइनर एक्ट है लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण एक्ट है। ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि कई स्टेट्स में इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क और रीसेंट केसेस हैं जो कि हमारे काम के हो सकते हैं, ताकि हम एग्जाम में इन केसों का यूज करके अच्छे से मार्क्स हासिल कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं इन केस लॉज के साथ। पहला केस लॉज मैं लेकर आया हूं आपके लिए, हीरालाल पी हरसोरा एंड अदर्स वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा एंड अदर्स। ये 2016 का लैंडमार्क केस है, जिसमें कंटेंशन क्या था? कंटेंशन था कि क्या फीमेल कैन बी लायबल अंडर डीवी एक्ट, क्या आप फीमेल को भी लायबल ठहरा सकते हो डीवी एक्ट में? क्योंकि जब हम देखें रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन, तो रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन क्या देखने को मिलता है अपन को? एडल्ट मेल शब्द देखने को मिलता है। तो क्या एडल्ट मेल शब्द के होते हुए इसके बावजूद भी अपन फीमेल्स को लायबल ठहरा सकते हैं इस एक्ट के अंदर में? ये क्वेश्चन इसमें कंटेंशन था। तो इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था? क्या प्रिंसिपल इसमें लेट डाउन किया था? प्रिंसिपल इसमें यह लेट डाउन किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन ही कर दिया था एडल्ट मेल शब्द को, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिफाइंड अंडर 2Q ऑफ द एक्ट। इसको स्ट्रक डाउन ही कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था फ्रॉम द concept of respondent, holding that it is not founded on any intelligible differentia। intelligible differentia दोस्तों अपन को आर्टिकल 14 जब अपन पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो उसमें इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का कंसेप्ट अपन डिटेल में पढ़ते हैं कि देयर शैल बी रैशनल नेक्सस बिटवीन द ऑब्जेक्ट विच इज टू बी अचीव्ड एंड विच वी आर डिफरेंशिएटिंग। उसके बीच में एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए। तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया भी अपन वहीं पे देखने को मिलता है अपन को। तो क्या कहता है ये? holding that it is not founded on any intelligible differentia having a rational nexus with the purpose sought to be attained। यही जो लाइंस है ये अपन आर्टिकल 14 में भी पढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहां पे अपन को कोई ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। उसी केस में और क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? क्लैरिफाई किया था। क्या क्लैरिफाई किया था? कि वुमेन एंड नॉन एडल्ट्स आर अमंग द पीपल हु कैन सीक रिड्रेस अंडर डीवी एक्ट। वुमेन और जो नॉन एडल्ट हैं वो भी क्या कर सकते हैं? आर अमंग द पीपल हु कैन सीक रिड्रेस अंडर द डीवी एक्ट। मतलब दोनों ही चीजें बता दी थी। एडल्ट मेल को स्ट्रक डाउन किया था, पहली चीज स्ट्रक डाउन कर दिया। दूसरी चीज कि जो नॉन एडल्ट हैं और जो वुमेन है वो क्या कर सकते हैं? नॉन एडल्ट और वुमेन है, दे कैन ऑल्सो सीक रिड्रेस अंडर द डीवी एक्ट। दोनों ही तरफ से अमेंड कर दिया था एक तरह से डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट ने। तो चलिए उसके बाद अपन नेक्स्ट केस देख लेते हैं। इफेक्ट क्या था इसका? इफेक्ट क्या हुआ इसका पहले ये देख लेते हैं अपन। इफेक्ट ये हुआ इसका कि रिस्पोंडेंट इन सेक्शन 2Q और दोज हु कैन बी कंसिडर्ड परपेट्रेटर्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन या अगेंस्ट हुम रेमेडीज अंडर द डीवी एक्ट आर एनफोर्सिबल कैन नॉट बी लिमिटेड टू द फ्रेज एडल्ट मेल पर्सन। इसके ये मतलब इस पे लिमिटेड नहीं रहती है। क्या होता है इन सेक्शन 2Q? एज अ रिजल्ट रेमेडीज अंडर डीवी एक्ट आर एक्सेसिबल इवन अगेंस्ट फीमेल मेंबर्स एंड नॉन एडल्ट, जो कि मैंने ऊपर लिखा था। ये इसका इफेक्ट हो गया। इस केस के आने के बाद से ये हो गया था कि एडल्ट मेल शब्द जो 2Q में है, एडल्ट मेल शब्द, उसका जो रेस्ट्रिक्शन, ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड स्कोप था इसका, तो इसका रेस्ट्रिक्टेड स्कोप को समाप्त कर दिया गया है। इस केस का नाम आप एकदम याद रखना, बहुत लैंडमार्क और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, हीरालाल पी हरसोरा एंड कुसुम हरसोरा। हीरालाल पी हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा एंड अदर्स। इस केस में ये चीज बताई गई थी। चलिए उसके बाद अपन नेक्स्ट केस में देखते हैं। नेक्स्ट केस कौन सा है? ललिता टोप्पो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का केस है नेक्स्ट। ललिता टोप्पो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का केस है नेक्स्ट। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कंटेंशन क्या था पहले तो देख लें। वेदर अ लिव इन पार्टनर कैन सीक मेंटेनेंस अंडर डीवी एक्ट। क्या लिव इन पार्टनर मेंटेनेंस सीक कर सकता है डीवी एक्ट के अंदर में? मेंटेनेंस जब अपन शब्द पढ़ते हैं तो अपन को एक चीज और क्या याद आती है? 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। बहुत लोगों को पता होगा, नए स्टूडेंट को शायद ना पता हो। इसमें मेंटेनेंस की बात बताई है। तो कंटेंशन यहां पे यही था कि क्या जो कोई लिव इन पार्टनर है वो मेंटेनेंस सीक कर सकता है डीवी एक्ट के अंदर में। तो प्रिंसिपल इसमें क्या लेट डाउन किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने? इनकी 3 जजेस की बेंच थी, 3 जजेस बेंच थी यहां पे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सीजीआई उस टाइम के जो थे रंजन गोगोई, यूयू ललित और जस्टिस KM जोसेफ, ये इसकी बेंच फॉर्म कर रहे थे।
इन्होंने क्या कहा था कि लिव इन पार्टनर जो है दे विल बी ऑब्लिगेटेड टू इवन मोर रिलीफ देन एनविसाज्ड बाय सेक्शन 125। मतलब जो 125 में मेंटेनेंस दे रहे हैं, दिया जाता है जो 125 सीआरपीसी में, उससे एडिशनल, उससे ज्यादा मेंटेनेंस यहां पे आप दोगे इनको। किनको दोगे? लिव इन पार्टनर को दोगे। कितना मेंटेनेंस दोगे? 125 का जो स्कोप है उससे भी ज्यादा मेंटेनेंस आप दोगे। ये लिखा है कि लिव इन पार्टनर विल बी ऑब्लिगेटेड टू इवन मोर रिलीफ देन एनविसाज्ड अंडर 125। ठीक है। बेंच ने आगे क्या बताया? बेंच नोटेड दैट द पिटिशनर इन द केस वुड हैव रेमेडी टू सीक मेंटेनेंस अंडर द एक्ट डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी इज नॉट लीगली वेडेड वाइफ एंड thus not obligated to be maintained under 125। मतलब ये बात इररिलेवेंट यहां पे हो जाती है कि 125 के तहत में, 125 में क्या लिखा है? 125 सीआरपीसी में वहां पे लॉफुली वेडेड वाइफ होनी चाहिए, मतलब स्पाउस ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। शादीशुदा औरत जो रहती है वही मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है 125 के तहत। तो वो तो एक जनरल कोड है, जनरल लॉ है अपना। तो इसलिए यहां पे क्वेश्चन ये उठा था, यहां पे क्वेश्चन इसीलिए उठा था ये कि क्या लिव इन पार्टनर, लिव इन पार्टनर मतलब वो अभी शादीशुदा नहीं है, तो क्या लिव इन पार्टनर मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी हां, मेंटेनेंस तो क्लेम कर ही सकता है और 125 से बढ़कर क्लेम कर सकता है। मतलब उससे ज्यादा यहां पे उसका जो यहां पे स्कोप है, लिव इन पार्टनर जितना मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं वो 125 से भी बड़ा है। ये यहां पे हेल्ड किया था इस केस में। तो चलिए अपन नेक्स्ट केस देख लेते हैं। नेक्स्ट केस कौन सा है? संध्या वानखेड़े वर्सेस मनोज भीमराव वानखेड़े। 2011 का ये केस है, संध्या वानखेड़े वर्सेस मनोज भीमराव वानखेड़े। इस केस में क्वेश्चन उठा था कि वेदर कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अंडर डीवी एक्ट अगेंस्ट एडल्ट मेल पर्सन ओनली, या फिर हस्बैंड्स और हस्बैंड के जो रिलेटिव है, फीमेल रिलेटिव जो है, उनके खिलाफ क्या कंप्लेंट फाइल नहीं करी जा सकती है? ये क्वेश्चन इस केस में पूछा गया था। तो देख लेते हैं अपन। एडल्ट मेल जो है, एडल्ट मेल पर्सन के खिलाफ सिर्फ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और हस्बैंड के जो फीमेल रिलेटिव है, यानी कि मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, उनकी जो मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं फाइल की जा सकती क्या? ये क्वेश्चन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या हेल्ड किया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या बोलते हुए क्वेश्चन रिजॉल्व किया है कि प्रोविजन टू सेक्शन 2Q, जहां पे एडल्ट मेल की बात की है, डज नॉट एक्सक्लूड फीमेल रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड और मेल पार्टनर फ्रॉम द स्कोप ऑफ कंप्लेंट that can be submitted under the Domestic Violence Act. Thus, complaints can be filed not only against adult male person, but also against adult male's female relative। मतलब जो इसका क्वेश्चन था यहां पे कि उनकी जो मदर इन लॉ है और सिस्टर इन लॉ है, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। मैंने एक और केस बताया था, उसमें क्या कहा था? एडल्ट मेल का जो स्कोप है बहुत रेस्ट्रिक्टिव है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रेस्ट्रिक्टिव स्कोप को पहले खत्म किया और ये भी बोल दिया कि एडल्ट मेल जो है शब्द है उसमें इनके खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। मतलब एडल्ट मेल शब्द को स्ट्रक डाउन कर ही दिया है पूरी तरह से, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस केस में अपन को ये याद रखना है कि फीमेल रिलेटिव भी इंक्लूडेड है। ठीक है, केस का नाम याद रहेगा। क्या केस का नाम है? संध्या वानखेड़े वर्सेस मनोज वानखेड़े। चलिए उसके बाद अपन नेक्स्ट केस में आ जाते हैं। बहुत लैंडमार्क केसेस हैं ये सारे, जरूर आप याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत इन केसेस को। एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं इन केसेस के। नेक्स्ट क्या है? वीडी भनोत वर्सेस सविता भनोत। वीडी भनोत वर्सेस सविता भनोत। इस केस में क्या कहा था? इस केस में ये क्वेश्चन था कि वेदर डीवी एक्ट आल्सो इंक्लूड्स विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस प्रायर टू 2005। मतलब विक्टिम्स, और ये 2 बार वायलेंस हो गया है, विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस प्रायर टू 2005। मतलब 2005 में तो एक्ट आया अपना, डीवी एक्ट 2005 में आया है। तो क्या इसके पहले के जो पीड़ित हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जिनके साथ हुआ है 2005 के पहले, क्या वो भी इसमें इंक्लूडेड है? तो इसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ऑल्सो इंक्लूड्स विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस प्रायर टू 2005। जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो विक्टिम्स हैं 2005 के पहले के, क्या वो भी इंक्लूड होते हैं इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी हां जरूर, जी हां जरूर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इवन इफ अ वाइफ हु हैड शेयर्ड हाउसहोल्ड इन द पास्ट बट वाज नो लॉन्गर डूइंग सो व्हेन द एक्ट केम इनटू फोर्स। मतलब 2005 में एक्ट आया, उस टाइम पे वो साथ नहीं रह रही थी, उस टाइम पे साथ नहीं रह रही थी, मतलब उस टाइम पे उसका डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ था। तो ये पहले की बात कर रहा है कि who had shared household in past but was not longer doing so when the act came into force।
वुड स्टिल बी एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ डीवी एक्ट, उसको वो एंटाइटल्ड है प्रोटेक्शन से, मतलब उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी डीवी एक्ट के, भले ही वो 2005 के पहले डीवी एक्ट जो 2005 के पहले विक्टिम रही हो, 2005 के बाद नहीं, तो वो भी इसमें शामिल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। साथ ही और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा था कि जो एक्ट का गोल है वो क्या है? टू सेफगार्ड वुमेन एंड हेंस इट शुड बी रेड इन फेवर ऑफ वुमेन हु आर विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज। ठीक है, जो डोमेस्टिक अब्यूज के शिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करना ही इस एक्ट का उद्देश्य है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया था। लेजिस्लेचर्स इंटेंशन वाज टू कवर वुमेन हु हैव बीन विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज प्रायर टू द एक्ट्स एनैक्टमेंट। प्रायर टू मतलब सीधी सी बात है, यहां पे बता रहा है कि जो एक्ट आया है उसके पहले जो डोमेस्टिक वायलेंस जिनके साथ हुआ है उनको भी रक्षा करना, उनकी भी रक्षा करना इस एक्ट का उद्देश्य है। ये क्लियर और कैसे होता है? एग्रीव्ड पर्सन और डोमेस्टिक रिलेशनशिप, एग्रीव्ड इंडिविजुअल्स नहीं, एग्रीव्ड पर्सन डिफाइंड है 2A में डिफाइंड है, और डोमेस्टिक रिलेशनशिप डिफाइंड है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप डिफाइंड है 2F में। आप ये भी याद रखना है ना, एग्रीव्ड पर्सन और डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ये 2A और 2F में है। तो इनसे अपन को कैसे समझ आता है कि 2005 के पहले एक्ट लागू होता है? वो ऐसे होता है कि जो ये दोनों डेफिनेशन है, इन दोनों डेफिनेशन में क्या बताया है? इन दोनों डेफिनेशन में ये बताया है, इस तरह से ये डेफिनेशन ऐसी लिखी है कि पर्सन हु इज और हैज बीन लिविंग, हु इज और हैज बीन, है ना। तो इज मतलब तो हो गया प्रेजेंट, और हैज बीन हो गया मतलब पहले, पास्ट, है ना, हैज बीन। ठीक है, तो ये जो पास्ट है इसी से अपन को शो हो रहा है। तो इस तरह के शब्द दोनों डेफिनेशन में यूज किए गए हैं, या तो आज या तो पहले, तो दोनों डेफिनेशन यूज किए गए। तो अपन को उससे शो क्या हो रहा है? उससे शो यही हो रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, यहाँ पे कंटेंशन था उसका अपन को आंसर मिल रहा है। क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उन डोमेस्टिक वायलेंस को भी इंक्लूड करता है जो 2005 के पहले के हैं? तो जी हाँ, अपन को वो डेफिनेशन से भी देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि डेफिनेशन से भी देखने को मिलता है। और जो एक्ट का उद्देश्य है, जो लेजिस्लेचर ने इंटेंड किया था, क्या इंटेंड किया था? कि जो डोमेस्टिक वायलेंस जिनके साथ हो रहा है, जिन महिलाओं के साथ, उनको प्रोटेक्ट करना उद्देश्य है। ये इररिलेवेंट है कि आज हो रहा है या पहले हुआ था। तो डोमेस्टिक वायलेंस अगर पहले हुआ है तो भी वो वही महिलाएं इंक्लूडेड हैं, क्लियर किया था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट केस अपन देखते हैं, अजय कुमार वर्सेस लता एट द रेट शरुति। अजय कुमार वर्सेस लता एट शरुति, या तो लता बोल लीजिए तो शरुति बोल लीजिए, दोनों बोल लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। चलिए, तो इसमें कंटेंशन क्या था? इसमें कंटेंशन है वेदर ब्रदर इन लॉ कम्स इन द डेफिनेशन ऑफ। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने ये पढ़ा कि मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सारे इंक्लूडेड रहते हैं। अब क्या हम देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं कि ब्रदर इन लॉ कम्स, वेदर ब्रदर इन लॉ कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिस्पोंडेंट। क्या इसकी डेफिनेशन में ब्रदर इन लॉ आता है? जी हाँ, जरूर आता है। वो तो एडल्ट मेल भी है, हालांकि एडल्ट मेल अब हालांकि एडल्ट मेल अब स्ट्रक डाउन हो चुका है, लेकिन ब्रदर इन लॉ भी रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन में आता है। इस केस में यही कहा था। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 मेंटेनेंस टू अ विडो कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड बाय ब्रदर इन लॉ। मेंटेनेंस जो दिया जाएगा वो ब्रदर इन लॉ से भी लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अपीलेंट्स एलिगेशन दैट 2Q ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डीवी एक्ट जो रिस्पोंडेंट दिया गया है, एनी मेल इंडिविजुअल हु इज और हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप who is or has been in a domestic relationship with a partner against whom remedy is sought. Supreme Court drafted a domestic connection between woman and her brother-in-law, stating that brother-in-law and the woman are a joint family. ठीक है, तो उसमें क्या कह दिया गया था कि चूंकि वो जॉइंट फैमिली के पार्ट है, तो इसलिए वो जो ब्रदर इन लॉ है वो भी इंक्लूडेड रहेगा इस डेफिनेशन में। तो जब वो भी इंक्लूडेड है तो क्या उससे मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि वो एक जॉइंट फैमिली का पार्ट है। ठीक है, वो ज्वाइंट फैमिली का पार्ट है, और मेंटेनेंस टू विडो कैन बी प्रोवाइडेड बाय ब्रदर इन लॉ। तो ये दोनों चीजें आप याद रखना। ठीक है, ये दोनों चीजें इस केस में हेल्ड हुई थी। कौन से केस में हेल्ड हुई थी ये दोनों चीजें? ये दोनों हुई थी अजय कुमार वर्सेस लता। चलिए नेक्स्ट केस देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट केस है प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी। बिल्कुल अभी का रिसेंट 2022 का केस है ये। इसमें कंटेंशन था कि वेदर इट इज मैंडेटरी फॉर एग्रीव to reside with those persons against whom allegations have been levied at point of commission of violence। जब commission of violence हुआ है,
क्या ये जरूरी है उन लोगों के लिए कि साथ में रिसाइड कर रहे हो? जो शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं, क्या उस डेफिनेशन में जो शेयर्ड हाउस होल्ड की बात हो रही है, तो क्या जरूरी है कि उसमें ये लोग साथ में रह रहे हो? Whether it is mandatory for aggrieved to reside with those against whom allegations have been levied at point of commission of violence? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियरली कहा था कि नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट इज हेल्ड दैट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द एग्रीव्ड पर्सन व्हेन शी इज रिलेटेड बाय कंsanguinity मैरिज या रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज. जब इस तरह का हो, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, ठीक है, तो ये तीनों चीजें, जब ये तीनों चीजें हो तो इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एग्रीव्ड to actually reside with those against whom allegations have been leveled at the time of commission of domestic violence. ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि बिल्कुल जरूरी नहीं साथ में रहना. कब जरूरी नहीं है? इन तीन कंडीशंस में, कंsanguinity मैरिज और रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज. ठीक है, क्लियर है ये? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं. आगे इसमें यह भी कहा गया था कि इफ अ वुमन हैज द राइट टू रिसाइड इन द शेयर्ड हाउस होल्ड अंडर सेक्शन 17 के तहत, उसको अगर राइट टू रिसाइड है शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का, सेक्शन 17 का हेड नोट ही ये बोलता है, राइट टू रिसाइड, राइट ऑफ अ वुमन टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, तो शी कैन सीक रिलीफ अंडर द प्रोविजन ऑफ डीवी एक्ट इंक्लूडिंग एनफोर्समेंट ऑफ हर राइट टू लिव इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड. वो अपना ये राइट एनफोर्स करवा सकती है. ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रही हो जब उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कॉज हुआ हो. बिल्कुल ठीक है, क्लियर है ये चीज, कोई डाउट तो नहीं है इसमें. प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी, क्या जरूरी है साथ में रहना? बिल्कुल नहीं, नहीं है जरूरी, नो, क्लियरली कहा था ये. नेक्स्ट है मेधा कोतवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सॉरी, ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गई है. ये अभी रहने देते हैं अपन ये केस, यहां पे थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई है. चलिए, एसआर बत्रा का अपन केस देख लेते हैं. एसआर बत्रा में क्या कहा था वर्सेस तरुणा बत्रा? इसमें सीधी सी बात ये कही थी कि वाइफ इज ओनली एंटाइटल्ड टू क्लेम राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, एंड शेयर्ड हाउस होल्ड वुड ओनली मीन हाउस बिलोंगिंग टू और टेकन ऑन रेंट बाय हस्बैंड और द हाउस विच बिलोंग्स टू द ज्वाइंट फैमिली विच द हस्बैंड इज अ मेंबर. दो बातें इसमें क्लियरली कही गई थी. कौन सी दो बातें थी वे? दो बातें ये कही गई थी, जो शेयर्ड हाउस होल्ड है ना, शेयर्ड हाउस होल्ड है, तो राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड एंड अ शेयर्ड हाउस होल्ड वुड ओनली मीन, शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब क्या है? यहां पे दो चीजें बताई गई थी, बिलोंगिंग टू और टेकन ऑन रेंट बाय हस्बैंड, पहली चीज ये हो गई. दूसरी चीज क्या हो गई? विच बिलोंग्स टू द ज्वाइंट फैमिली ऑफ विच द हस्बैंड इज अ मेंबर. या तो हस्बैंड की ज्वाइंट फैमिली को बिलोंग करता हो वो, और या तो हस्बैंड ने वो रेंट पे लिया हो, बिलोंगिंग टू और टेकन ऑन रेंट बाय हस्बैंड. या तो हस्बैंड का खुद हो, हस्बैंड ने रेंट पे लिया हो, या उसके ज्वाइंट फैमिली को. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? शेयर्ड हाउस होल्ड कहलाएगा. एसआर बत्रा एंड अदर्स वर्सेस तरुणा बत्रा, ये तीनों चीजें इसमें इंक्लूड कर दी गई थी. शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन अपन को मिलती है उसमें डीवी एक्ट में, और साथ ही साथ ये भी तीनों चीजें उसमें और भी शामिल कर दी हैं कि इनकेस अगर इन चीजों में डाउट हो कोई, तो ये चीजें भी इंक्लूड होती हैं. चलिए, नेक्स्ट क्या है? सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा. सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा. वुमेन नाउ हैव अ राइट ऑफ रेसिडेंस इन द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय फादर इन लॉ एज पर 2005 एक्ट. वुमेन के पास अब क्या है? वुमेन हैव राइट टू रिसाइड, राइट ऑफ रेसिडेंस. किसकी प्रॉपर्टी में? फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी में उसके पास राइट ऑफ रेसिडेंस आ गया है इस एक्ट के आने के बाद. ठीक है, द कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट वर्ड्स लिव्स और एट एनी स्टेज हैज लिव्ड, जो ये वर्ड यूज किए गए हैं एक्ट में, उनका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दे हैव लिव्ड फ्लीटिंगली इंक्लूडिंग एनी रिलेटिव्स रेसिडेंस, उनके रेसिडेंस में रहे, ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है. ठीक है, इफ द डेफिनेशन इज ब्रॉडेंड टू दिस एक्सटेंट देन दैट वुड एंटायरली डिस्ट्रॉय द मोटिव ऑफ एक्ट एंड वुड लीड टू केओस. बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही थी इस केस में. ठीक है, तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा. The living has to have some form of permanency and should have the intention of parties to accept the premises as shared household. जरूरी नहीं है कि एक दिन को वहां पे गए और एक दिन को रह लिया, 2 घंटे को वहां पे रह लिया, आप मेहमान के जैसे गए, तो उसको आप इसमें इंक्लूड कर लोगे? बिल्कुल नहीं. इसमें क्या होगा? इसमें आप जाओ, रहने के इंटेंशन से रहो वहां पे, तब इसमें आप इंक्लूडेड होगे. ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो ये कहा गया था सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा. ये भी अभी रिसेंट का 2020 का केस है. चलिए, नेक्स्ट देखते हैं अपन.
इसी केस में और भी क्या बात कही गई थी, इसी केस में और ये बात कही थी कि प्लेंटिफ इन डोमेस्टिक वायलेंस कैन बी ट्रीटेड एज रिस्पोंडेंट एज पर 2Q। मतलब प्लेंटिफ को आप बताओगे रिस्पोंडेंट, है ना, समझ रहे हो आप। आमतौर पे क्या होता है, रिस्पोंडेंट को ही रिस्पोंडेंट बोलेंगे। इसमें क्या कह दिया था, इसमें कह दिया था कि प्लेंटिफ इन डोमेस्टिक वायलेंस कैन बी ट्रीटेड एज रिस्पोंडेंट एज पर 2Q, उसको भी आप रिस्पोंडेंट मान लोगे 2Q के हिसाब से, फॉर द सोल पर्पसेस ऑफ डिटरमाइनिंग राइट्स अंडर 17, 23, 19, 24 रेड विथ सेक्शन 26 ऑफ द सेड एक्ट 2005। इन सेक्शंस के पर्पस के लिए सोलली आप क्या करोगे, इन सेक्शंस के पर्पस के लिए प्लेंटिफ को आप क्या मानोगे कि वो खुद ही रिस्पोंडेंट है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसने ऐसा कोई एक्ट कमिट किया हो। जैसे अपन ने देखा अभी कि रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन में जो एडल्ट मेल है उसका स्कोप कितना ब्रॉड कर दिया है। पहले तो एडल्ट मेल को ही स्ट्रक डाउन कर दिया, फिर उसमें कहा कि उसमें मदर इन लॉ भी इंक्लूड होती है, सिस्टर इन लॉ भी इंक्लूड होती है, उसका जो देवर है वो भी इंक्लूडेड होता है। तो सभी इसको बहुत ब्रॉड कर दिया है। अब क्या कह दिया, अब कह दिया प्लेंटिफ भी इस डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पे जो अपन ने केस पढ़ा है अभी उसको यहाँ पे रिलाई किया गया था, उस केस को भी यहाँ पे साइट किया है, हीरालाल हरसोरा वर्सेस कुसुम हरसोरा। क्या कहता है ये कि ये जो हीरालाल हरसोरा वर्सेस कुसुम हरसोरा है, तो ये वेयर इन द कोर्ट स्ट्रक डाउन एडल्ट मेल, जो कि मैंने अभी आपको बताया, एंड फर्दर हेल्ड दैट for person to be treated as a respondent as per 2Q, it has to be proved that person arrayed as respondent has committed an act of domestic violence। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको पूरा बताया कि जो एडल्ट मेल शब्द है, रिस्पोंडेंट जो शब्द, रिस्पोंडेंट में जो एडल्ट मेल शब्द का प्रयोग किया है उसका इसको बहुत ब्रॉड कर दिया है। उसी के तहत अपन उसी के फर्दरेंस में ये भी देखते हैं, ये भी केस उसी की बात कर रहा है। तो आप ये भी एक सेपरेट लिस्ट बना सकते हो जिसमें आप एडल्ट मेल के बारे में या रिस्पोंडेंट के बारे में लाइन से ये चीजें नोट डाउन कर सकते हो वहां पे आप सेपरेटली, ताकि अगर आपको फर्दर भी कभी रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन लिखने को आती है, शॉर्ट नोट में लिखने को आता है कि रिस्पोंडेंट के बारे में लिखो आप कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में रिस्पोंडेंट से आपको क्या समझ आता है, या उसका स्कोप पूछ लिया, तो आप सारे केसेस साइड कर सकते हो, बेहतरीन नंबर आप यहाँ पे क्रैक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट केस कौन सा है अपना, नेक्स्ट केस कहता है डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पचैयम्मल। 2010 का केस है बच्चों ये, लेकिन बहुत ही लैंडमार्क केस है ये। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा था कि नॉट ऑल लिव इन रिलेशनशिप विद अमाउंट टू रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज टू गेट बेनिफिट ऑफ द एक्ट। जैसे कि अपन ने अभी पढ़ा कि लिव इन रिलेशनशिप भी इसमें इंक्लूडेड होती है। लिव इन रिलेशनशिप वाले पार्टनर को जो 125 का मेंटेनेंस है उससे ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स आप क्लेम कर सकते हो अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो। कोर्ट ने अभी कहा था, अपन ने देखा था, तो इसमें बट इस केस में क्या कहा था, इस केस में ये बताया था कि not all live in relationship will amount to relationship in the nature of marriage to get benefit of the act of 2005। to get such benefit the conditions mentioned by us above must be satisfied and that this has to be proved by evidence। मतलब जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशंस लेट डाउन कर दी थी, तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी माना जाएगा। और वो कैसे प्रूव करोगे आप, वो एविडेंस से प्रूव करोगे आप। ठीक है, तभी ये लोग मानेंगे, तभी माना जाएगा कि आप लिव इन रिलेशनशिप में फॉल हो रहे हो। किस चीज के लिए, इस एक्ट के पर्पसेस के लिए। ठीक है, और क्या कहा था, इफ अ मैन हैज अ कीप whom he maintained financially and uses mainly for sexual purposes and or as a servant, it would not in our opinion be a relationship in the nature of marriage। मतलब आपने सिर्फ एक महिला को रखा हुआ है, किस पर्पसेस के लिए रखा हुआ है बच्चों, सिर्फ सेक्सुअल पर्पसेस के लिए रखा है। तो क्या आप उसको डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, आप उसको लिव इन रिलेशनशिप में इंक्लूड करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे आप। तो यहाँ पे इंटेंशन भी देखना है आपको, साथ साथ आपको सिर्फ उनका जो नेचर ऑफ लिव इन है बस उस पर नहीं जाना है, आपको इंटेंशन भी देखना है पार्टीज का। आपको और भी एविडेंस जो वहां पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मिल रहे हैं, आपको वो सारे के एविडेंस देखने पड़ेंगे। उन एविडेंस को आपको बारीकी से उन एविडेंस को देखना पड़ेगा और बारीकी से उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि उन एविडेंसेस से अपन को सजेशन क्या मिल रहा है, निकल के क्या आ रहा है। अगर इंटेंशन सिर्फ ये है तो बिल्कुल नहीं, वो इस डेफिनेशन में फॉल नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे क्या हेल्ड हुआ था, इसके आगे कहा था कि नो डाउट द व्यू वी आर टेकिंग वुड एक्सक्लूड मेनी वुमेन who have had a live-in relationship from the benefit of 2005 Act, but then it is not for this court to legislate or amend the law। Parliament has used the expression relationship in the nature of marriage and not live-in relationship।
इस कोर्ट ने क्या कह दिया था, कोर्ट ने कहा था कि कोई डाउट नहीं, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हम ऐसा कह रहे हैं तो उससे क्या होगा, बहुत सारी महिलाएं जो हैं जो क्लेम कर रही हैं कि हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो वो बाहर हो जाएंगी, उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये अब पार्लियामेंट के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था ये पार्लियामेंट के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन जो पार्लियामेंट ने दी है तो डेफिनेशन लिव इन रिलेशनशिप की तो दी ही नहीं है पार्लियामेंट की, तो किसकी दी है, दी तो इसकी है, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। तो मतलब यहां पे एक डिफरेंस भी क्रिएट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, डिफरेंस भी क्रिएट कर दिया। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले क्या डिफरेंस है, इस केस को साइड कर दो आप, ठीक है। तो इस केस में सारी चीजें बताई हैं, बहुत सारी चीजें बताई हैं, इस केस को आप जरूर याद रखना, डी पचैयम्मल नाम से फेमस है ये केस, ठीक है। तो इस केस को आप जरूर याद रखना, डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पचैयम्मल, सारी बातें आप इसको नोट कर लें, एक एक बातें, और इस केस को आप याद रखना। लिव इन रिलेशनशिप को डिटेल में इसमें जिक्र किया गया था। नेक्स्ट है संगीता साहा वर्सेस अभिजीत साहा। इसमें क्या कहा गया था, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि वाइफ एंटाइटल्ड टू रेसिडेंशियल ऑर्डर ओनली इफ शी इज एस्टैब्लिश्ड द डोमेस्टिक वायलेंस। रेसिडेंशियल ऑर्डर के लिए कब एंटाइटल्ड है वो, रेसिडेंशियल ऑर्डर के लिए तब एंटाइटल्ड है वो जब एस्टैब्लिश हो जाए डोमेस्टिक वायलेंस। अगर ये एस्टैब्लिश हो गया तो ही वो एंटाइटल्ड है रेसिडेंशियल ऑर्डर के लिए। वाइफ इज एंटाइटल्ड टू, यहां पे होगा वाइफ इज एंटाइटल्ड टू या वुड बी एंटाइटल्ड टू, ये तो आपकी इंग्लिश की चीज है, ये अलग चीज है। वाइफ इज या वुड बी एंटाइटल्ड टू रेसिडेंशियल ऑर्डर ओनली इफ शी इज एस्टैब्लिश्ड द डोमेस्टिक वायलेंस। अगर उस ये एस्टैब्लिश कर देती है तभी वो इंक्लूड होगी, अनलेस इट इज सैटिस्फैक्टरी एस्टैब्लिश्ड दैट डोमेस्टिक वायलेंस हैज टेकन प्लेस, नीदर एनी प्रोटेक्शन ऑर्डर अंडर 18 और नॉर एनी रेसिडेंस ऑर्डर। ना उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाएगा ना ही उसको रेसिडेंस ऑर्डर दिया जाएगा जब तक ये सेटिस्फाई नहीं कर देती है वो। नॉर एनी ऑर्डर ऑफ मॉनिटरी रिलीफ, ना तो उसको 18 का दे रहे हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर, ना तो उसको 19 का ऑर्डर का रिलीफ दे रहे हैं, ना तो उसको 20 मॉनिटरी रिलीफ दे रहे हैं। नॉर एनी कंपनसेशन या फिर कस्टडी ऑर्डर, नॉर एनी कंपनसेशन ऑर्डर अंडर 22 ऑफ द प्रोटेक्शन। कस्टडी ऑर्डर नहीं है, सिर्फ कंपनसेशन ऑर्डर है। अपन को ये याद रखना है कि ये ऑर्डर्स, ये रिलीफ्स के लिए वो एंटाइटल्ड नहीं होगी। कब नहीं होगी, कब नहीं होगी, जब तक वो एस्टैब्लिश ना कर दे। क्या चीज एस्टैब्लिश ना कर दे, कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है उसके साथ। ये अपन को बहुत अच्छे से याद रखना है, जब तक वो एस्टैब्लिश नहीं कर देती है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है उसके साथ, तब तक वो इन ऑर्डर्स के लिए एंटाइटल्ड नहीं होगी। संगीता साहा वर्सेस अभिजीत साहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कामाची वर्सेस लक्ष्मी नारायणन, 2022 का केस है ये। इसमें कहा गया था कि लिमिटेशन पीरियड अंडर 468 ऑफ सीआरपीसी इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में 468 वाली सीआरपीसी की लिमिटेशन नहीं होती है, अप्लाई नहीं होती है। सेक्शन 12 क्या बात करता है, सेक्शन 12 बात करता है एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट, एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट सेक्शन 12 कहता है। तो इस केस में यहां पे क्या है, यहां पे 3 दिन का टाइम दिया है कि जब एप्लीकेशन आएगी मैजिस्ट्रेट के पास तो वहां से लेकर 3 दिन तक आपको पहली डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करनी है, फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करनी है, और जो टोटल डिस्पोजल करना है आपको, तो वो करना है आपको 60 डेज में, 60 डेज में टोटल डिस्पोजल करना है, ठीक है। 60 डेज कहां से होगा, ये पहली डेट जो हियरिंग की है यहां से 60 डेज, और 3 दिन कहां से, एप्लीकेशन से। तो ये जो टाइम लिमिट्स हैं, है ना, तो ये स्पेसिफिकली यहां पे लेट डाउन कर दिया है। तो स्पेसिफिकली जब लेट डाउन कर दिया है तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहां पे 468 सीआरपीसी वाली टाइम जो लिमिटेशन पीरियड्स हैं वो अप्लाई बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। कौन सा केस है ये, कामाची वर्सेस लक्ष्मी नारायणन। कामाची ऐसा लगता है जापानीज नेम हो, लेकिन नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, कामाची वर्सेस लक्ष्मी नारायणन। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सोम निखिल दनानी वर्सेस तान्या बनोन दनानी, 2019 का केस है ये। इसमें क्या कहा था, इसमें कहा गया था कि मॉनिटरी रिलीफ एज स्टिपुलेटेड अंडर 20 इज डिफरेंट फ्रॉम मेंटेनेंस। मेंटेनेंस और मॉनिटरी रिलीफ में अंतर है। जो यहाँ पे मॉनिटरी रिलीफ दिया जाता है और मेंटेनेंस जो 125 सीआरपीसी का है, वो दोनों डिफरेंस है, उन दोनों में कोई समानता, उन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। फर्दर इट वाज हेल्ड दैट प्रोसीडिंग अंडर डीवी एक्ट and under 125 are independent of each other and have different scope though there is an overlap। ओवरलैप तो जरूर है, क्योंकि क्या मांग रहे हैं, दोनों जगह एक ही टाइप का रिलीफ मांग रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि कंप्लीट डिफरेंस हो, है ना, कंप्लीट डिफरेंस नहीं हो सकता, ओवरलैप करती हैं। लेकिन ये बताया गया था कि एक ही चीज नहीं है, देयर इज डिफरेंस इन सेम एंड सिमिलर। ये अपन को पता है, कॉमन इंटेंशन अपन पढ़ते हैं जब, तो पता है अपन को सेम इंटेंशन कॉमन इंटेंशन, ये हालांकि अलग चीज हो गई, लेकिन यही कह रहा हूं मैं यहाँ पे कि सेम
और सिमिलर, दोनों में बहुत ही वास्ट डिफरेंस होता है, ये बात याद रखना आप। यहां पे भी यही कहा गया था कि 20 और 125, 20 का आएगा मॉनेटरी रिलीफ डीवी एक्ट का और 125 का आएगा सीआरपीसी का, ये दोनों डिफरेंट है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन देम। हालांकि ओवरलैप कर सकते हैं, ओवरलैप जरूर हो सकता है यहाँ पे, लेकिन वो डिफरेंट है। इन सो फार एज द ओवरलैप इज कंसर्न्ड, लॉ हैज catered for that eventuality and laid down that at the time of consideration for an application for grant of maintenance under DV Act, maintenance fixed under 125 shall be taken into account। इस एक्ट में यह भी बताया है कि अगर एक जगह मेंटेनेंस मिल गया है उसको भी कोर्ट कंसिडर करेगा दूसरी जगह ग्रांट करते टाइम। ऐसा उधर भी लिखा है 125, जब अपन मेंटेनेंस पढ़ते हैं वाला चैप्टर 9 चैप्टर सीआरपीसी का, इसमें मेंटेनेंस की बात की 125 से 128 तक, वहां भी ये चीज कैटेगोरिकली मेंशन्ड है। क्या मेंशन्ड है कि अगर कहीं मिल गया है, आपको ऑलरेडी मिल गया है रिलीफ, तो उसके बाद आपको यहां पे जब दोगे तो आप कंसिडर करोगे उस रिलीफ को भी, उस वाले को भी, है ना। तो यहां पे भी सेम चीज है, अगर वहां मिल गया है तो यहां कंसिडर करोगे आप, क्योंकि डबल नहीं देना है अपन को, जितना भी देना है रीजनेबल देना है, ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। अच्छा, एक और, अमाउंट ऑफ फाइन मे बी अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। अनलिमिटेड हो सकता है, एक्सेसिव नहीं हो सकता है। ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये मैंने कहां से लाइन उठाई है, क्योंकि ये प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, बहुत लैंडमार्क केस है। इस केस के बाद एक और चीज क्या हुई थी, एक और चीज मतलब एक चीज क्या हुई थी कि इस केस से के कारण सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जो कि एक एक्ट खुद में है, सबसे लास्ट में ये मेंशन है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट जो है वो बना था इनकी गाइडलाइंस को देखते हुए। सुप्रीम कोर्ट में जो इस केस में गाइडलाइंस लेट डाउन की थी, उसकी गाइडलाइंस के कारण ये एक्ट बना था, ठीक है। इस केस में हेल्ड क्या हुआ था एक्चुअली, इस केस में कहा गया था कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ अ वुमन एट वर्क प्लेस वुड बी वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The court concluded that such act would be considered as a violation of a woman's human rights। ये सारी चीजें इस केस में कहीं थी, तो आप इस केस को भी याद रखना। यहाँ पे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये अभी जितने मैंने केस पढ़ाए शायद सबसे पुराना केस है 97 का, बट ये भी बहुत लैंडमार्क केस है, इस केस को भी आप याद रखना। चलिए, तो आज के केस लॉज यहीं पे खत्म करते हैं। सारे मेरे से जितने हो सके मैं लैंडमार्क केस और रीसेंट केस लॉज लेके आया था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एग्जाम के लिए आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, मैं भी आपके साथ आपको मटेरियल प्रोवाइड करने में लगा रहूंगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल में, हमें फोन कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी, पूरी हेल्प करने की कोशिश करेगी कि आपको जितना भी मटेरियल प्रोवाइड करा जा सके, आपको जिस भी तरह की हेल्प की जा सके, वो सारी हमारी तरफ से, जेडीसी की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाए। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लगे रहिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।